Prime Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces and he has done it personally. Okay? बॉस, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए इस बार भारत के पास दुनिया के 3 बेहतरीन फाइटर जेट का विकल्प था। पहला अमेरिका का F-35, दूसरा रूस का सुखोई 57 और तीसरा फ्रांस का राफेल। आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने अमेरिका और रूस के फाइटर जेट को छोड़कर दोबारा राफेल को ही क्यों चुना। ऐसी क्या खास बात है राफेल में जो रूस और अमेरिका के फाइटर जेट में नहीं है, जबकि एक समय तो रूस से मिग सीरीज के फाइटर जेट ही इंडियन एयरफोर्स की शान हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को सुखोई 57 जैसा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जनरेशन का फाइटर जेट पसंद नहीं आया। मैं आपको तीनों फाइटर जेट की तुलना करके बताने वाला हूं कि इन तीनों में से भारत के लिए सबसे बेहतर कौन सा फाइटर जेट है और क्यों भारत ने राफेल पर मुहर लगाई। आप देखिए कि फ्रांस का राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है, अमेरिका का F-35 5वीं पीढ़ी का जेट है और Su-57 जिसे सुखोई 57 के नाम से भी जाना जाता है वो 5वीं पीढ़ी का जेट है। यानी कि तकनीक में राफेल और बाकी दोनों में 0.5 का गैप है। राफेल सेमी स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है बॉस, जबकि F-35 फुल स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता है। और Su-57 मीडियम लेवल का स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि तुलना करें तो इसकी स्टील्थ टेक्निक राफेल से बेहतर है और F-35 से कम है। राफेल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर लीबिया, सीरिया और माली में युद्ध के दौरान आजमाया हुआ भरोसेमंद फाइटर जेट है, जबकि F-35 का इस्तेमाल कई युद्ध में किया गया है लेकिन भारत को उसके बारे में कोई अनुभव नहीं है। और रूस के सुखोई 57 का भी वही हाल है बॉस, उसका भी इस्तेमाल सिर्फ रूस ने ही किया है, वो भी यूक्रेन युद्ध में, लेकिन वो नतीजे कुछ बेहतर नहीं दिखाई दिए जिसकी उम्मीद थी। इसीलिए भारत ने वही चुना है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, यानी कि राफेल। इन सब के अलावा इस बार भारत जो फाइटर जेट खरीदना चाहता था उसका सोर्स कोड भी लेना चाहता था ताकि उसमें ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियार लगाए जा सके, और मेक इन इंडिया वाली शर्त भी भारत चाहता था। सोर्स कोड पर राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन लिमिटेड एक्सेस देने को तैयार हुई। मेक इन इंडिया वाली शर्त भी मान ली गई, जबकि अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड नहीं दिया है बॉस। वहीं रूस भारत के साथ अपने फाइटर जेट्स का सोर्स कोड साझा करने के लिए तैयार था और मेक इन इंडिया पर भी राजी था, लेकिन उसके फाइटर जेट का औसत रिव्यू और शायद मिग फाइटर जेट के एक्सपीरियंस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स इस डील पर आगे बढ़ी ही नहीं। कुल मिलाकर अगर भारत ने राफेल को दोबारा चुना तो सबसे बड़ी बात यह थी कि राफेल इंडियन एयरफोर्स का जाना पहचाना और आजमाया हुआ जेट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दिया था बॉस। आपको याद ही होगा, आप तस्वीर भूले नहीं होंगे कि कैसे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था और कैसे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया था कि भाई भारत ने क्या कर दिया, क्या गजब कर दिया। भारत चाहता है कि राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सके। इसके लिए दसॉल्ट कंपनी सोर्स कोड का लिमिटेड एक्सेस देने को तैयार हो गई है। यह भारत की शर्त थी कि अगर एक्सेस कोड दोगे तो आपके साथ डील कर, और इसीलिए भारत के लिए राफेल पहली चॉइस बन गया। तो भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत की ताकत कैसे बढ़ी वो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भी बॉस। आज जो राफेल भारत की आसमानी सरहदों की हिफाजत करता है उसे राहुल गांधी ने सत्ता पाने के लिए चुनावी मुद्दा बता दिया था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल को लेकर ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार ने राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। तब राहुल गांधी आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ छाती ठोक कर, सीना ठोक कर कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं लिख कर रखूं। मोदी सरकार ने घोटाला कर दिया। आप देखिए कि राहुल ने राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर क्या क्या आरोप लगाए। राहुल ने कहा था कि मोदी सरकार ने हर राफेल पर 3 गुना ज्यादा कीमत दी। HAL को साइडलाइन करके अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल ने कहा कि भारत को 126 जेट की जरूरत थी, लेकिन मोदी ने सिर्फ 36 जेट की डील करके सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। राहुल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देने का भी आरोप लगाया था।
राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार विरोधी शर्तों को हटा दिया गया है, जिससे घोटाला करना आसान हो गया। उन्होंने राफेल डील में पीएमओ और एनएसए पर भी इंटरफेयर करने का आरोप लगा दिया था। बॉस राहुल ने अपनी कैलकुलेशन के आधार पर कहा था कि राफेल डील में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सारे आरोपों में से राहुल गांधी का एक भी आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका और ना राहुल गांधी कोई जवाब दे पाए। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी के आरोप उसी तरह खोखले, आधारहीन और बचकाने थे जैसे कि राहुल ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए। इस फेक नैरेटिव के लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ गई। इसके बाद राहुल गांधी ने राफेल रटना बंद कर दिया, छोड़ दिया था। सुनिए कि उस वक्त राहुल क्या कुछ बोल रहे हैं। He has handed that money to Anil Ambani and he has done it personally. Please keep what I am saying in mind. The Prime Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces and he has done it personally. Okay? राफेल डील 2.0 राहुल गांधी और कांग्रेस को मोदी सरकार का तगड़ा जवाब माना जा रहा है कि कांग्रेस एंड पार्टी जिस डील को सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला साबित करने में तुली हुई थी, मोदी ने उसी राफेल की दोबारा डील कर डाली है, वो भी सीना ठोक कर, और पहले से 3 गुना बड़ी डील कर डाली। अब सोचिए कि कैसे यह मुंह चढ़ाने वाली बात हो। यानी कि जो नैरेटिव राहुल गांधी, उनकी पार्टी और विपक्ष के नेता सेट करने की कोशिश में लगे हुए थे, जिस डील को लेकर सवाल उठा रहे थे, चुनाव में मुद्दा बना दिया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ गई थी, उसी का 2.0 नरेंद्र मोदी ने फिर से कर दिया। अब बोला कि अब बोल के दिखाओ, अब बताइए कि यह डील में क्या गड़बड़ी है। पहले सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए, माफी मांगी, अब बोल के एक बार दिखाओ। लेकिन अब नया भारत वो 2014 से पहले का भारत नहीं है बॉस। ये डिफेंस डाइवर्सिफाई करने वाला भारत है और डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला भारत भी है। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी आप देखिए कि इस बार हम सिर्फ फ्रांस से हथियार खरीदेंगे नहीं, बल्कि हो सकता है कि फ्रांस भी मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदकर अपनी सेना में शामिल हो। भारत के पास ये एक ऐसा बेजोड़ हथियार है जिसकी मारक क्षमता, एक्यूरेसी और स्पीड ने फ्रांस जैसे डिफेंस एक्सपोर्टर को अट्रैक्ट किया है। आर्मेनिया हमसे पिनाका खरीदने वाला पहला देश बन चुका है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे आर्मेनिया ने भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को अपने रिपब्लिक परेड में शामिल किया था। यह देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसे ही तस्वीर आप फ्रांस से भी देखेंगे जब फ्रांस हमसे यह हथियार खरीद लेगा। यानी कि पीएम मोदी इस बार एक हाथ ले और दूसरे हाथ से देने वाली पॉलिसी पर काम कर। फ्रांस भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की स्टडी कर रहा है। हाल ही में एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने पोखरण में पिनाका का डेमो देखा और उससे काफी इंप्रेस भी थे। दरअसल फ्रांस अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को मजबूत करने के विकल्प तलाश रहा है और पिनाका फ्रांस की जरूरत को पूरा करने की रेस में सबसे आगे है बॉस। आप सोचिए कि भारत अब अपना यह हथियार बेचने को तैयार है। अब सोचिए कि भारत कह रहा है कि एक हाथ दो एक हाथ लो, यानी कि भारत कह रहा है कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास भी आपको देने के लिए कुछ है, और वो भी दुनिया में सबसे बेहतर जिसे माना जाता है, और वो है पिनाका। और इस पर नजर टिकी हुई है फ्रांस। दशकों तक भारत विदेशों से आर्टिलरी सिस्टम खरीदता रहा है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने के धड़ाधड़ फैसले लिए गए और आज जमीन पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जमीन पर जो असर दिखाई दे रहा है उसी से आप यह समझिए कि जो राफेल जिसकी डील फाइनल हो गई है, जिसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो उसमें 50% जो चीजें होंगी वो स्वदेशी होंगी, भारत की होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत अब तैयार है कि हम आपसे डील करेंगे, लेकिन उसमें मेड इन इंडिया क्या होगा यह भी तय करना पड़ेगा। और आप यह भी देखिए कि इसका असर क्या हो रहा है। 2014 से पहले भारत अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 65 से 70% आयात किया करता था, जबकि भारत का स्वदेशी उत्पादन केवल 30% से 35% हुआ करता था। 2014 से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। ज्यादातर हथियार रूस से आते थे। 2010 से 14 के बीच रूस से 72% हथियारों का आयात होता था। हथियारों का घरेलू उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, खासकर आधुनिक हथियार, इंजन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ऐसे में किसी एक देश के भरोसे रहना, वो भी आज के दौर में जब रणनीतिक साझेदारी बहुत तेजी से बदल रही है, कोई समझदारी का काम नहीं है। और इसीलिए भारत ने डिफेंस डाइवर्सिफाई वाली पॉलिसी अपना ली। मतलब कई देशों से डिफेंस इंपोर्ट करना और अपनी सेना के पास कई देशों के मिले जुले हथियार रखना।
और इसीलिए भारत ने साल दर साल रूस से हथियार खरीदने का रेशियो भी घटा दिया। आप देखिए कि भारत ने हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 2011 से 15 के बीच में 70% थी, जो 2016 से 20 में घटकर 51% रह गई और 21 से 25 के बीच में और कम होकर 40% ही रह गई। फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, उसका हिस्सा करीब 29% का है। अब राफेल डील से यह हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर है इजराइल, जिसका हिस्सा करीब 15% का है। इजराइल से मिसाइलें, ड्रोन और निगरानी सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन भी वित्त वर्ष 2023 से 24 में रिकॉर्ड 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब अब सीन पलट गया है बॉस। जो भारत पहले 65% हथियार खरीदना चाहता था और खरीदा करता था, अब वही भारत 65% हथियार खुद बना रहा है। और यह सब मुमकिन हुआ है तो मोदी सरकार की नई नीतियों की वजह से, मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से, आत्मनिर्भर भारत योजना की वजह से और लोकल फॉर वोकल की वजह से।